हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह नया सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे एल डी सी 70% कोटा, जिसका बेसिकली एग्ज़ाम है वो है ए ओ एम असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर के लिए ईस्टर्न रेलवे द्वारा 10 सितंबर 2022 को कंडक्ट कराया गया था। तो इसके हमने लगभग 20 क्वेश्चंस जो हैं तो पिछले वीडियो में देखे थे। उसके आगे क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पूछा जा रहा है हु प्रिपेयर्स द स्टेशन बैलेंस शीट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सेक्शनल ट्रैफिक इंस्पेक्टर, स्टेशन मास्टर ऑब्लिक मैनेजर, गुड्स क्लर्क और पीडब्ल्यूआई। ठीक है। तो बेसिकली स्टेशन बैलेंस शीट की अगर बात करें तो इसको स्टेशन मास्टर प्रिपेयर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज स्टेशन बैलेंस शीट्स prepared separately for coaching and goods transactions and it is a personal account of station master। ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है। जो मैंने अभी लास्ट वाली लाइन बोली, इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट ऑफ स्टेशन मास्टर। ठीक है। सो स्टेशन बैलेंस शीट, जिसमें जनरली क्रेडिट और डेबिट का पूरा लेखा जोखा होता है। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, डियरनेस अलाउंस इज गिवन टू। देखिए ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। डियरेस्ट एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज लो कंपनसेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, नन ऑफ द अबव। तो सभी ऑप्शन एक्सेप्ट सी, दैट इज व्हाट कंपनसेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज कंटिजेंसी फंड। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कंटिजेंसी फंड, हमने आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। दैट इसमें कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टीजेंसी फंड और पब्लिक फंड को डील किया है, तो उस वीडियो को देखिएगा। इसमें अगर बात करें यहाँ पे, दिस फंड इज इंटेंडेड फॉर मीटिंग अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, दिस फंड इज मीन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन इंटरटेनमेंट, रिडंडेंट ऑप्शन है इंटरटेनमेंट। दिस फंड इज मीन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस फंड इज मीन फॉर गिविंग सैलरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो कॉन्टीजेंसी फंड इज़ नथिंग बट कॉन्टीजेंसी फंड जो है हमारे आर्टिकल 267 फर्स्ट क्लास 1 का पार्ट होता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 267 क्लास 1 है। तो बेसिकली इसका जो नेचर होता है वो एज एन इम्प्रेस्ड होता है। दैट मीन्स इसमें मनी मेंटेनेंस, जितना भी आप पैसा निकालो अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर होने पे उसको खर्च करो और फिर उसको तुरंत जो है तो उसको बैलेंस करना है, उसको बराबर करना है। सो बेसिकली जो होता है, कोई भी अगर अननेचुरल कैलामिटीज़ हो गया, अनफॉर्सिन कुछ भी अगर ऐसा कुछ हो गया, तो इस केस में उसको एक्सपेंस करने के लिए जो है तो कॉन्टीजेंसी फंड को यूज़ किया जाता है। इसकी जो कमांड होती है बेसिकली वो है, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, तो उसके जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उनके पास इसकी चाबी होती है। और वो जो है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट के नाम से जो है तो इस फंड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें तो स्टेट का भी कंटिजेंसी फंड होता है बेसिकली, और वह अंडर आर्टिकल 267 क्लॉज 2 होता है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए। तो दिस फंड इज इंटेंडेड फॉर मीटिंग अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज सिंगल टेंडर सिस्टम। सिंगल टेंडर सिस्टम क्या है यहाँ पे? इट इज अ सिस्टम वेयर सिंगल ऑफिसर विल डिसाइड द टेंडर। इट इज अ टेंडर विच कैन not be challenged in a single bench of high court. It is a tender which is dealt with a single-handedly. It is a tender where single firm or contractor invited to undertake work. Option number D is the right answer. ये पेपर ऐसा सेट किया गया है, जिसने भी सेट किया है इस पेपर को, तो ऑप्शंस सीधे पता चल जाता है कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप ज़्यादा पढ़ के भी नहीं जाएंगे अगर, तो ये पेपर आप सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि और बाकी सभी जो 3 ऑप्शंस बनाए हुए हैं काफ़ी रिडंडेंट हैं, मतलब सीधे देखने से ही लग रहा है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर सिंगल टेंडर के केस में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ड्राफ्ट पैरा।
ठीक है, तो ड्राफ्ट पैरा पूछा जा रहा है यहाँ पे। सो हेलो, हाँ, ये ड्राफ्ट पैरा की अगर बात करें यहाँ पे, तो ड्राफ्ट पैरा इज नथिंग बट अ ऑब्जेक्शंस टेकन बाय अ स्टेचुटरी ऑडिट एंड रिपोर्ट टू अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू स्पेशल लेटर्स। ठीक है, तो जब भी क्या होता है, ऑडिट होता है, ठीक है, तो जो प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट है, पीडीए, ठीक है, जहाँ पे भी ऑडिट कर रहे हैं अगर, तो उनमें अगर उनको कहीं पे सीरियस इरेगुलरिटीज़ लगी तो उसको ऑब्जेक्शंस करेंगे और यहाँ पे एक ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म की जाएगी। ठीक है, और प्रायर टू इंक्लूजन ऑफ पैरा इन द ऑडिट रिपोर्ट, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट जो है उस ड्राफ्ट पैरा को जीएम को सेंड करते हैं। ठीक है, और इसके साथ में ही उसकी एक एक कॉपी जो है वह पीएफए, प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइज़र, और रिस्पेक्टिव पीएचओडी जो हैं, जैसे अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हैं तो पीसीएमई हो गए, या पर्सोनल डिपार्टमेंट के हो गए तो पीसीपीओ हो गए, इस तरह से पीएचओडीज़ को भी जो है वह सेंड की जाती है। ठीक है, और जिसका रिप्लाई जो होता है वह, उसके लिए जो टाइम लिमिट होती है फॉर रिप्लाई, वह 6 वीक होता है। ठीक है, और रिप्लाई को भी क्या है, वेटिंग ऑफ रिप्लाई, वेटिंग ऑफ अ ड्राफ्ट पैरा, ठीक है, जो वेटिंग ऑफ रिप्लाई होता है ड्राफ्ट पैरा का, उसको भी जो है तो पीएफए द्वारा वेटिंग करना उसका ज़रूरी है। ठीक है, प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइज़र द्वारा जो है तो उसका वेटिंग होता है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर कि अगर इफ़ ऑडिट नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई फर्निश्ड बाय अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ऑडिट को यह लगता है कि जो रिप्लाई दिया है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो ड्राफ्ट पैरा कन्वर्ट इनटू ऑडिट पैरा एंड बिकम पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट ऑफ कैग। ठीक है, तो ड्राफ्ट पैरा जो होता है वह क्या हो जाता है, ऑडिट पैरा का पार्ट हो जाता है, और वह जो है तो कैग की एनुअल रिपोर्ट में आ जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर बात करें यहाँ पे, तो ड्राफ्ट पैरा इज नथिंग बट इट इज अ रिपोर्ट प्रपोज्ड बाय स्टेचुटरी ऑडिट रिगार्डिंग सीरियस इरेगुलरिटीज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका रिप्लाई ये पूछता है कई बार एग्जाम में, तो इसका रिप्लाई 6 वीक्स में करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे मेडिकल कैटेगरी ऑफ एएसएम पूछा जा रहा है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। सो बी1 एंड अबव, A1 एंड अबव, A2 एंड अबव, C1 एंड अबव, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, A2 एंड अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, द कार्ड गिवन टू अ रेलवे मैन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इन रेलवे हॉस्पिटल। तो देखिए, UMID, IPAS कार्ड, RESS, ठीक है, आधार, तो रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, ठीक है, इसके थ्रू आप देखते हैं सैलरी, ये काफ़ी उम्मीदों भरा कार्ड है ये। ठीक है, पोर्टल है। इसके अलावा आधार कार्ड तो पता ही है आपको, IPAS इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम कार्ड, ये उम्मीद कार्ड ही है, जो उम्मीद है एक रेलवे हॉस्पिटल से। तो UMID, यूनिक मेडिकल आईडी कार्ड, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चालू है यहाँ पे। नेक्स्ट है लेटेस्ट सेंट्रल पे कमीशन कौन सा है। ठीक है, तो 7th पे कमीशन जो है वह लेटेस्ट है। ठीक है, AK माथुर जो है इसके चेयरमैन थे। 7th पे कमीशन, ठीक है, इसको हेड किया है, और 6th पे कमीशन को श्री BN श्री कृष्णा ने हेड किया है। ठीक है, जस्टिस चीफ जस्टिस जस्टिस BN श्री कृष्णा कमीशन जो है, और जस्टिस AK माथुर कमीशन 7th पे कमीशन के लिए। नेक्स्ट है, हु इज़ द हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ जोनल रेलवे। तो जोनल रेलवे का फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ जोनल रेलवे के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, PFA होते हैं। कौन होते हैं, प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइज़र। ठीक है, PCCM तो PHOD हैं कॉमर्शियल, और PCPO पर्सोनल के। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे राजभाषा सेक्शन का क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे देखिए,
इन हाउ मेनी रीजन्स इंडियन स्टेट्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। तो सबको पता है 3 रीजन्स में, रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी, ठीक है। इस इसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। 1 2 3 3 ऑप्शन होगा, पेपर कट गया है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन हैव अ प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पे 148, 345, 248, 310। तो 345 जो है बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज 343 टू 351 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो 345 जो है बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच इज़ द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो एलिमेंट्री हिंदी कोर्स की अगर बात करें तो प्रबोध, नवीन, प्रबुद्ध और भाषा विद्या। तो बेसिकली जो है प्रबोध वह एलिमेंट्री हिंदी कोर्स है। इसके बारे में मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा, पारंगत, ठीक है। तो प्रबोध जो है बेसिकली वह एलिमेंट्री हिंदी कोर्स है, ठीक है। 5th लेवल तक का भी अगर किसी को नॉलेज नहीं है अगर उसको हिंदी का, तो उसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो होम मिनिस्ट्री ने प्रबोध नाम का जो है तो हिंदी टीचिंग स्कीम्स चालू करा है। इसके अलावा अगर मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास के लिए जो है प्रवीण है, और प्रज्ञा अगर बात करें तो 10th क्लास हाई स्कूल तक की हिंदी का नॉलेज के लिए प्रज्ञा। नेक्स्ट है द सेंट्रल हिंदी समिति कमेटी अंडर विच मिनिस्ट्री। तो सेंट्रल हिंदी कमेटी जो होती है, सेंट्रल हिंदी समिति, वह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल वेस्ट बंगाल कम्स अंडर विच रीजन। तो वेस्ट बंगाल में बंगला भाषा बोलते हैं, ठीक है, बंगाली मतलब। तो यहाँ से बेसिकली ए रीजन नहीं है, बी रीजन नहीं है, सी रीजन है, डी तो ऐसा कोई रीजन नहीं है। सो सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, सी रीजन। नेक्स्ट है व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ड। तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स जो है वो पास्ट हुए कब, 1976 में, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की बात करें तो 10 मई 1963 1963 को पास हुए थे। नेक्स्ट है व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ अ मीटिंग्स ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, OLIC। तो OLIC का जो मीटिंग होता है वह 1 इन 3 मंथ होता है, क्वार्टरली होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स कम्स अंडर रीजन सी। देखिए ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे रीजन सी को पूछ रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे तो बिहार और उत्तर प्रदेश तो रीजन ए के अंतर्गत आते हैं, और पंजाब जो है तो रीजन बी के अंतर्गत आता है। अब बचा तमिलनाडु, तमिलनाडु को रीजन सी के अंतर्गत कर सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु के लिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स जो है अप्लीकेबल नहीं होता। तो एक अलग सी दुविधा है यहाँ पे। सो मेथड ऑफ एलिमिनेशन का यूज़ करके हम ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु के साथ जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रूल अप्लाई नहीं होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हेन वाज द हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो 14 सितंबर सबको पता है यहाँ पे, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी, ठीक है। विच इज़ द राजभाषा ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो हिंदी, संस्कृत इन देवनागरी स्क्रिप्ट, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट और उर्दू। तो हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सरल पेपर है, हलवा पेपर। द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्कर वॉज फॉर्म्ड फॉर। तो कॉन्कर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको बेसिकली अगर हम बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है नवंबर 1989 में हुआ था। और इसको अगर बात इसका जो फाउंडिंग है, इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वह मार्च 1988 में हुआ था, और इसका जो ऑपरेशन है वह नवंबर 1989 में स्टार्ट हुआ था, और इसका जो हेड क्वार्टर है वह न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो फॉर डूइंग बिजनेस ऑफ द कैरिंग कंटेनर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कंटेनर जहाँ पे दिखे, ठीक है, तो वहीं पे कॉन्कोर रहेगा। इंजन ऑन लोड स्कीम, इंजन ऑन लोड स्कीम क्या है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंजन ऑन लोड स्कीम की अगर बात करें यहाँ पे तो बेसिकली
पुटिंग एन इंजन ऑन ट्रेन टू रन इट, वर्किंग ट्रेन इंजन वेट्स, यहाँ WAITS लिखा है, वेट्स ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑपरेशन एट साइडिंग, लोडिंग एन इंजन विथ मॉडर्न इक्विपमेंट, पुटिंग एन इंजन टू अ ट्रेन आफ्टर लोडिंग। देखिए सभी ऑप्शन बी को छोड़ के रिडंडेंट लग रहे हैं यहाँ पे। सो इंजन ऑन लोड EOL स्कीम का मतलब है कि बेसिकली इसका जो मेन पर्पज़ है वह ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रोलिंग स्टॉक है और मिनिमाइज द डिटेंशन ऑफ वैगन। ठीक है, तो इनको लेके जो है तो बेसिकली ट्रेन जो भी आपका लोडिंग या अनलोडिंग ऑपरेशन के लिए लगी हुई है यहाँ पे साइडिंग्स में, तो उसके लिए जो है तो इंजन जो है तो हमेशा लोडिंग और अनलोडिंग जब चल रहा है तो उस टाइम पे भी अवेलेबल रहेगा, वेट करेगा। ठीक है, जिससे क्या है, जिससे और उसका जो वेट होगा वह रेलवे अकाउंट पर होगा। ठीक है, सो द रेलवे सो द वेट ऑन रेलवे अकाउंट सो एज टू वर्क द ट्रेन इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग और अनलोडिंग ऑपरेशन कंप्लीट। तो यहाँ पे बिल्कुल भी डिटेंशन नहीं हो यहाँ पे, इसके लिए जो है तो इंजन ऑन लोड स्कीम को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा है विच आर द फॉलोइंग इज द स्टॉप सिग्नल। ठीक है, तो विच आर द फॉलोइंग इज द स्टॉप सिग्नल, वार्नर, डिस्टेंट, इनर डिस्टेंट और होम। ठीक है, तो स्टॉप सिग्नल की अगर बात करेंगे तो फॉर अप्रोचिंग ट्रेन्स, ठीक है, बेसिकली जो स्टॉप सिग्नल्स होते हैं वह आउटर, होम और राउटिंग होते हैं, रूटिंग। ठीक है, इसके अलावा फॉर डिपार्टिंग ट्रेन्स जो है बेसिकली स्टार्टर, इंटरमीडिएट स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर जो होते हैं वह होते हैं। तो इस हिसाब से अप्रोचिंग ट्रेन्स के हिसाब से अगर बात करें और ऑप्शंस में अगर देखें यहाँ पे, तो होम सिग्नल जो है ऑप्शन नंबर डी वह क्या होगा, एज ए स्टॉप सिग्नल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अ रिपीटिंग सिग्नल इज प्रोवाइडेड विथ। तो अ रिपीटिंग सिग्नल इज प्रोवाइडेड विथ एस मार्कर, आर मार्कर, सी मार्कर, पी मार्कर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे आर मार्कर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दैट इज व्हाट अ रिपीटिंग सिग्नल, दैट मीन्स व्हाट अ सिग्नल प्लेस्ड इन अ रियर ऑफ अ फिक्स्ड सिग्नल फॉर द पर्पज ऑफ रिपीटिंग टू अ ड्राइवर ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन। ओके, so the aspect of the fixed signal in advance is called repeating signal। तो इस तरह से आर मार्कर से इसको शो किया जाता है। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है गुड्स रोलिंग स्टॉक BVZC इज यूज्ड। तो फॉर ट्रेवलिंग ऑफ गार्ड, एज ए वैगन फॉर कोल लोडिंग, एज ए वैगन फॉर आयरन और लोडिंग, एज ए वैगन फॉर फूड ग्रेन लोडिंग। तो BVZC बेसिकली क्या होता है, ब्रेक वैन होता है। ठीक है, जो 4 व्हीलर ब्रेक वैन होता है उसको BVZC बोलते हैं यहाँ पे। सो फॉर ट्रैवलिंग ऑफ गार्ड बेसिकली BVZC यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें BVZI, जिसमें ब्रेक वैन होता है, जिसमें ICF ट्रॉली होती है, ICF बोगी होती है, और एक BVCM टाइप का ब्रेक वैन इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें ब्रेक वैन विद मोडिफाइड कैसनप बोगी, यहाँ पे कैसनप बोगी का यूज़ किया गया है। तो इस हिसाब से जो है तो 4 व्हीलर BVZC और 8 व्हीलर BVZI और BVCM का यूज़ जो है एज आ गार्ड वैन और ट्रेन मैनेजर वैन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो अभी आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है तो इस पेपर को मैं कंप्लीट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।